वेलोसिटी टाइम ग्राफ को शुरू करने से पहले मैंने 4 सिचुएशंस दिए हैं आपको। देखिए ये दोनों सिचुएशन हम लोग पढ़ चुके हैं और ये दोनों सिचुएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट अगर एक नजर में देखा जाए तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं लग रहा है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे पास एक्सिस के नाम पे ही अंतर है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जब ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। कुछ भी वैल्यू आप रख लीजिए, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है 500 मीटर, ठीक है। तो 500 मीटर पे बॉडी या कार हमारी हमेशा के लिए खड़ी है, यानी ऑफिस में कार खड़ी हुई है। घर अपना मान लो ओरिजिन पे है, तो घर से 500 मीटर की दूरी में ऑफिस में हमारी कार खड़ी हुई है, या जो भी ऑब्जेक्ट है, आदमी का भी डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं आप। तो मैं चारों में कार का एग्जांपल ले रहा हूं। कार इज पार्क्ड इन ऑफिस, ठीक है, घर से दूर, ठीक है। उसी तरह यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात है, तो कार इज पार्क्ड, कहां पे कार पार्क्ड है? यहां पे बोलिए, ऑफिस यहीं लिख लो, बोलिए बच्चों, यहां पे ऑफिस में है तो यहां पे घर पे है, एट होम, ठीक है। यहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहां पे फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट है, एक ही बात है। ये दोनों बातें हम लोग पढ़ भी चुके हैं। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि कार इज नॉट मूविंग, है ना, और यहां पे भी पार्क्ड एट होम बोल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा 0 दिखा रहा है, स्पीडोमीटर हमेशा 0 दिखा रहा है। यहां पे हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कार का इंजन स्टार्ट है या स्टॉप है। मतलब अगर कार रोल नहीं कर रही है तो वेलोसिटी उसका 0 आ जाएगा। इंजन स्टार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो इंजन तो कभी भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब चारों में भी स्टार्ट हो सकता है। अगर घर में कार वहां पे रेस्ट पे है और इंजन ऑन करके रुकी हुई है तो क्या दिक्कत है, वो कोई फायदा नहीं है। कुछ बच्चे इसमें बोलते हैं कि सर यहाँ पे मतलब इंजन ऑन है और यहाँ पे इंजन ऑन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंजन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब यहां पे क्या होगा, कार इज मूविंग, भाई एक कोई फिक्स्ड वेलोसिटी है उसकी, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड पे है, तो कार इज मूविंग विद फिक्स्ड वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां पे कार देखिए रुकी हुई है और यहां पे 20 मीटर पर सेकंड में चल रही है। ये यहां पे 500 मीटर की पोजीशन पे कार खड़ी हुई है, लेकिन यहां पर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। अब हम लोग इसी ग्राफ से कवर्ड डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए T1 को हम लोग रख दें 2 सेकेंड और T2 को रख दें हम लोग 52 सेकेंड, ठीक है। मतलब 252 इसलिए लिया ताकि डिफरेंस 50 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार हम लोग निकाल सकते हैं फर्स्ट ग्राफ से। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए एरिया इंक्लोज्ड भी डिस्प्लेसमेंट होगा। थोड़ा समझो, मान लीजिए इस रेक्टेंगल की बात करें, टाइम जो है यहां से लेके T1 से लेके T2 तक गया, ये अपना रेक्टेंगल की लेंथ हो गई। चलो रेक्टेंगल का नाम भी दे देते हैं, ABCD। तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो गई, या एरिया, चलो यार ज्यादा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना होगा, BC मल्टीप्लाइड बाई ये, है ना, AB। थोड़ा ज्यादा ही लिख रहा हूं, ठीक है, बेसिक्स से समझने के लिए। इसकी ये लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो ब्रेथ किस यूनिट में है, वेलोसिटी में है, और लेंथ किस यूनिट में है, टाइम में है। बस ये हो रहा है, ठीक है। तो BC क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 में लिख रहा
52 माइनस 2, ठीक है। ए बी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, इसको भी आप 20 माइनस 0 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब T2 माइनस T1 क्या है 52 माइनस 2 यानी 50 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा सेकेंड कैंसल हो गया। 50 इंटू 20 कितना हुआ 1000 मीटर। तो इस एग्जाम्पल में जब हमारी गाड़ी 2 सेकंड से लेके 52 सेकंड तक लगातार 50 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चलती रही, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की 1000 मीटर। इस तरह से हम लोग हमेशा बोल सकते हैं कि कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, उसके एरिया एंक्लोज्ड से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एरिया एंक्लोज्ड बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ में बोल रहा हूं, इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट है, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अच्छे से इस बात को लिख लीजिए। अब क्योंकि बच्चों यहां पर मान लो हम जनरल केस में चले जाएं तो T1 T2 ये 20 ये सारी वैल्यू हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, या वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जो यहां पे हम लोगों ने लिखा है। लेकिन इस ग्राफ के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की डेल्टा एस इज मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट वेलोसिटी u। अब ये इसको हम लोग 20 मीटर पर सेकंड नहीं बोल रहे हैं, केवल u बोल रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये एरिया आ जाएगा, और ये जो एरिया होगा ये ही एरिया डेल्टा एस के बराबर होगा। एरिया, ये एरिया डेल्टा एस के बराबर होगा। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, केवल डेल्टा T, ठीक है। एक ये तरीका हो गया इसको समझने का। सब एक ही बात को कई तरीके से लिख रहे हैं। उसी तरह U जो हो गया वो हो गया डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब इसी में लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 कर दें तो अपना U क्या बन जाएगा, ds बाई dt बन जाएगा। Therefore velocity is equal to ds बाई dt, ठीक है। और ये जनरल चीज है, ये ऐसा नहीं है कि जब कांस्टेंट रहेगा तभी होगा, ये हमेशा ट्रू रहेगा। अभी थोड़ी देर में करेंगे और तरह के ग्राफ्स आएंगे, तब भी हम देखेंगे कि u इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी इज ऑलवेज ट्रू। जो हम लोग पहले से जानते थे, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है। याद करिए कि हम लोगों ने सीखा था कि v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये सीखा था कि नहीं। तो अगर आप ध्यान दो तो ये वही लिखा है, v बोलो चाहे u बोलो, वो तो वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। यहां पे भी देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी है, और यहां पे भी देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी है। अभी मैं दोनों तरह के ग्राफ आपको बनाऊंगा और कांस्टेंट वगैरह के बारे में और अच्छे से आपको एक बार समरी बता दूंगा। फिलहाल इसे समझ लेते हैं। देखिए स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो वेलोसिटी देता है, और आप देखिए S2 माइनस S1 ही तो ds है या डेल्टा S है, और T2 माइनस T1 ही तो dt है। तो इस तरह से उस ग्राफ से, यानी कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी ला सकते हैं, और एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट ला सकते हैं। यानी कि दोनों ग्राफ से हम लोग इंटर कन्वर्टिबिलिटी कर सकते हैं।
एक एग्जाम्पल लेके इंटर कन्वर्टिबिलिटी को और समझते हैं। अब जैसे यहां पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, 400 मीटर से 600 मीटर पे पहुंच गए, 20 से लेके 30 सेकेंड हुआ। कोई पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके पास है, आप इससे हमें वेलोसिटी देखकर बताइए। तो हम लोग बोलेंगे अच्छा चलो स्लोप निकाल लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू 600 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20। 600 में से 400 गया 200, 30 में से 20 गया 10, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि यहां से यहां जब हमने स्लोप निकाली, तो भाई स्लोप कैसे निकालते हैं, यही थीटा, टेन थीटा। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, बट वो बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अच्छा है कि आप बोलो वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस ग्राफ से यहां आ गए तो हमने इसको 20 मीटर पर सेकेंड प्लॉट कर लिया। अब उल्टा करते हैं कि मान लो ये ग्राफ दिया रहता और आपसे पूछा जाता कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमें तुम डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो हम बोलते हैं अच्छा डिस्प्लेसमेंट बताना है, चलो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई, यू भी लिख सकते हो यार, यू भी लिखो वी भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वी और यू में कोई अंतर नहीं है। यहां पे दो वी और यू आर सेम, ठीक है, वी एंड यू आर सेम जब तक कांस्टेंट वेलोसिटी है। और दूसरा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में ये चीज है, यहां पे भी वही चीज है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि हाँ ये एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन जब तीनों ग्राफ हम लोग पढ़ लेंगे, जब एक्सेलरेशन तक पहुंच जाएंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। अभी आप मेरी बात मान लीजिए, तो u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, अब यहां से हमने पढ़ लिया, और 30 माइनस 20 10, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 200 मीटर। और बोलो सर 200 मतलब कैसे, देखो 400 से लेके 600 गए तो डिस्प्लेसमेंट तो उस टाइम ड्यूरेशन में, इस टाइम ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ है ना, 400 से लेके 600, यानी 200 मीटर। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग स्लोप निकालेंगे। बात समझ गए। ऐसे ही दोनों ग्राफ्स को ऊपर नीचे अच्छे से बनाइए, और अगर ये संभव है तो ये भी करिए कि ये दोनों सेम लाइन में हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालो तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसी चीज को कैलकुलस से रिलेट करते हैं, स्लोप यानी कि हम लोग यहां पे डिफरेंशिएशन करें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का डिफरेंशिएशन कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की वजह से ये कैसे आ रहा है, ये बात आपको नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी। ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जैसा आपको दिख रहा है, और यहाँ पे तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है कि आप डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस बताइए, और स्पीड टाइम ग्राफ भी बनाइए। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इससे आपको स्पीड टाइम ग्राफ बाद में बनाना है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट हमने क्या सीखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया निकाल दो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बट यहाँ पे एरिया निकालने में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया मैं पेंट नहीं करना चाहता हूँ वरना डायग्राम खराब हो जाएगा। तो अगर ये वाले बॉक्स का एरिया निकाल रहे हैं तो क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 10, 0 से 10 10 ही हुआ ना, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। बॉक्स की चौड़ाई जो है
वो हर बार 10 है। ये चांस की बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बॉक्स चौड़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। ठीक है, तो एरिया डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल एरिया निकाल देंगे। तो 20 मीटर पर सेकेंड इंटू, अगर चलिए पहले वाले में मैं यूनिट भी लिख देता हूं, 20 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकेंड, है ना। इस वाले में 10 है ना यहां पे। इस वाले में ध्यान रखेंगे -30, यहां पे प्लस माइनस मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, -30 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड। टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है भी यहां पर। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो इस सबका टोटल कर देंगे, तो सबका टोटल कर लेते हैं। 20 इंटू 10 200 प्लस 100 माइनस 300 और -50, ठीक है ना। तो 200 300 तो ये सब तो कट ही गया। तो यानी कि ये जो हो गया, ये हो गया -50 मीटर पर सेकेंड। नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो -50 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये जल्दीबाजी मत करिएगा कि डिस्टेंस होगा तो चलो +50 लगा देते हैं, काम खत्म। ऐसा नहीं है। जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तब जो ये नेगेटिव साइन है इनको भी पॉजिटिव बना देंगे, बस फिर वही करना है। 200 प्लस 100 प्लस 300, देखो +50, तो ये आ जाएगा 650 मीटर पर सेकेंड, नहीं केवल मीटर। तो ये आ गया 650 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस आप क्या आ गया 650 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आ गया -50 मीटर। फिर आ गए स्पीड टाइम ग्राफ में। अगर इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें स्पीड टाइम ग्राफ में जाना है तब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, उसी चीज को जल्दी से बना देता हूं। जहां जहां चीजें पॉजिटिव हैं वहां वहां तो बिल्कुल वही रहेगा। ये आपका 20 है, ये आपका 10 है ना। ये 20 है, ये 10 है। फिर ये -30 है तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा। यहां जो 0 है 2 का गैप छोड़ देंगे और ये हो जाएगा 30, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मतलब ये दोनों उलट के ऊपर आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। ये 5 पे है तो ये 10 है, तो इसका आधा 5 आप बना लीजिएगा। जब आप एक्सरसाइज भी करेंगे, जब आप कॉपी में कर रहे हैं तो आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जैसा आपके टीचर कहे वैसा करिए। ये 5 हो गई और ये हो गए 30। यहां पे आप लिख दोगे डिस्टेंस मीटर में, और टाइम तो वैसे भी सेकंड में ही होगा, ठीक है। इस तरह से आप बना लोगे। यहाँ पे एरिया अगर दिखाना चाहते हो तो एरिया भी दिखा दो। ये जो एरिया आएगा, देखिए ये छोटा सा एरिया आया था 100 200 300 और 50, सब मिलकर 650 आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ बनाया। जैसा वेलोसिटी है वैसा ही स्पीड टाइम ग्राफ है। सॉरी, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, स्पीड टाइम ग्राफ है। और ये किस में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड। अब सवाल आ जाता है कि इसी से अगर हमें, चलिए अब अगर मैंने ये बात उठाई दी है तो मैं बोल देता हूं कि इसी से आप अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताइए। तो मैंने क्या सिखाया था कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया निकालना है ना। तो यहां इतने में
10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, 200। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। ये मिटा दिया जाए, पूरा जगह खाली कर लें। ठीक बच्चों, इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में आने के लिए, यानी कि यहां से यहां आने के लिए हम लोगों को हर एक टाइम पे डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए। काफी मुश्किल काम नहीं है। देखिए, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, आप क्या करिए, अपने मन में एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन चलाइए ऐसे। टाइम 0 है तो भाई एरिया कितना कवर कर रही है वो एक्स एक्सिस के साथ, बल्कि आप ऐसे ले लीजिए अभी तो, जब तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 एरिया कवर कर रही। जब यहां आ गई तो इतना एरिया कवर कर ली, है ना। तो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब टाइम 10 सेकेंड है तो 20 इंटू 10 200 हो गया। अब जब टाइम 20 हो गया तब आप देखिए कि ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा हमें, है ना। तब ये हो गया 300। समझ गए कि नहीं। 20 इंटू 10 200, 10 इंटू 10 एक और 100। फिर जब आप यहां से यहां चले गए तो अब तो कोई चेंज आया नहीं, तब भी एरिया इतना ही है। फिर यहां आ गए तब भी एरिया इतना ही है। समझ पा रहे हैं। मान लीजिए आप यहां पे आ गए तो एरिया तो अभी इतना ही है, ये तो 0 एरिया ऐड हुआ। फिर यहां आ गए तब भी एरिया इतना ही है और 0 एरिया ऐड हुआ। तो यहां पे आप 300 मेंटेन कर रहे हैं। फिर जब आप चलते चलते यहां आ गए तो यहां आ गए तो भाई अब नेगेटिव में भी आ गए। तो 300 0 और -300 तो कितना हो गया, 0 हो गया टोटल, है ना। और फिर उसके बाद जब आप यहां आ गए तब आप नेगेटिव में चले गए, क्योंकि सारा एरिया अगर आप देखें तो 300 -300 0 हो गया ये दोनों मिलके, और ये हो गया 10 इंटू -5 -50। समझ गए। चलिए एक बार फिर से करके दिखाता हूं जो मैंने कराया। टाइम t इज इक्वल टू 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। यहां पे आ गए, 10 सेकंड बीत गए 200, और 10 सेकंड बीत गए तो 100 जुड़ गया 300, कोई फर्क नहीं पड़ा। 300 जब यहां आ गए तो -300 की वजह से 0। जब यहां आ गए तो 0 में से -50 आया, तो नेट में हमारा डिस्प्लेसमेंट -50 आ गया। अब इसी चीज को अगर डिस्टेंस में देखेंगे तो जब तक पॉजिटिव है, यहां तक तो पॉजिटिव है तो सब कुछ सेम रहेगा। 0 200 300 300 300, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा कि इसे भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो अब आपका यहां पे आ गया 600 और यहां पे आ गया 650। इसीलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा एरिया से आ रहा था -50 और टोटल डिस्टेंस आ रहा था 650। यहां पे अब हम लोगों ने क्या किया, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया हर एक 10 सेकंड के अंतराल में। बात समझ में आ गई बच्चों। यस सर। हम लोग कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और डिस्टेंस ग्राफ दोनों इसी में बना लेते हैं, क्योंकि टाइम यहां पे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो अपना डिस्प्लेसमेंट 0 है। टाइम 10 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 200। टाइम 20 हो गया, ये हो गया 300। फिर 300 मेंटेन रहा। फिर उसके बाद जब टाइम 50 हो गया तो एकदम से 0 पे ड्रॉप हो गया। जब 60 हो गया तो नेगेटिव तक चला गया। तो हम लोग यहां पे नहीं आ रहे। अब जोड़ देते हैं सारी पॉइंट्स को, बस यही करना है। ये स्लोप अलग है, ये स्लोप अलग है, ये समझना जरूरी है। ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है ये आपका कैसा ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब लेकिन इसी में अगर आपको डिस्टेंस ग्राफ था
तो 300 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो यानी कि रेड वाला ग्राफ इसी को ओवरलैप करेगा। लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसी चीज को ये मिरर कर लेगा। मैं यहां पे एक इमेजिनरी लाइन बना रहा हूं, इसी चीज को ये मिरर कर लेगा और 600 तक जाएगा। रेड ग्राफ यूं जाएगा और रुकेगा नहीं, ये और आगे जाएगा। ठीक है, तो रेड ग्राफ जो है वो डिस्टेंस ग्राफ है और ब्लैक ग्राफ जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आई होप आपको सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है। बढ़िया दिख रहा है। आ गई बात समझ में अच्छी तरह? हाँ सर। फिर से एक टाइम वेलोसिटी ग्राफ आपके सामने है। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है यानी वेलोसिटी u से लेके v चेंज हुई जा रही है टाइम t1 से जब हम t2 तक बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन का एक और मतलब हुआ कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अब यहां पे हाइट क्या है? ये है हाइट, और पैरेलल साइड्स क्या है? ए बी और सी डी। ए बी की लेंथ कितनी है? यू के बराबर, और सी डी की लेंथ कितनी है? वी के बराबर। तो हाफ, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाइड बाई हाइट बी सी। आप अगर सीधे इस स्टेप से भी शुरू कर देते यहां से, तब भी सही होता, कोई दिक्कत नहीं थी। v मल्टीप्लाई यू प्लस वी मल्टीप्लाइड बाई बी सी क्या है? T1 माइनस T2। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 को एक साथ ले सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को मैं हर बार डिस्प्लेसमेंट ना लिख के s लिखे दे रहा हूं। ओके, और T1 माइनस T2 को भी एक नया नाम हम लोग दे देंगे, क्या? डेल्टा T। और u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 क्या है? एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज। बस, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, या टाइम केवल लिख सकते हो। क्या हम लोग ने प्रूव कर लिया? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब एक बढ़िया चीज हम लोग ग्राफ से ही समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या, पहले आप ये कॉपी करते रहिए, तब तक मैं यहां पे कलाकारी करता हूं। देखिए v प्लस यू डिवाइडेड बाई टाइम मिड में होगा भाई, इसका एवरेज जो होगा बिल्कुल बीच में होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो आप बिल्कुल बीच से ऐसे ले जाकर यहां पे कर दीजिए। अब आप मान लीजिए कि अगर इस टाइम इंटरवल में, इसी टाइम इंटरवल में ये, भाई इस टाइम इंटरवल में हम सिर्फ ए से लेके डी तक ग्राफ में ही तो इंटरेस्टेड हैं, उसकी जगह एक और नया ग्राफ हम ले लेते हैं, ए डैश डी डैश। तो हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि ये जो है ये v एवरेज है, v एवरेज वही u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, और v एवरेज से लगातार अपनी गाड़ी चल रही है इस टाइम इंटरवल डेल्टा t में, तब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा। और आप यानी कि इस कर्व के नीचे वही एरिया होगा, कर्व क्या स्ट्रेट लाइन है, यानी ए डैश डी डैश के नीचे
वही एरिया होगा जो एडी के नीचे होगा। आप देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। तो जितना एरिया यहां से कम हुआ उतना ही एरिया यहां पे बढ़ गया, तो बस ये उठ के इधर आ गया। तो इसका मतलब है कि इसके नीचे जो एरिया था वही इसके नीचे एरिया हो जा रहा है। इस तरह से भी आप बातों को समझ सकते हैं। आ गई बात समझ में बच्चों? यस सर। स्नेहाल मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सर आपने T1 माइनस T2 क्या जानबूझकर किया है? तो मैं बोलूंगा कि T1 माइनस T2 करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेने में हम लोग लेंथ ले रहे हैं। टाइम डिफरेंस की बात है। हम लोग मान लीजिए ये 2 घंटे हैं और ये 5 घंटे हैं, तो हम लोग 3 घंटे में इंटरेस्टेड है। बट फिर भी अगर हम लोग सब कुछ सही से करना चाहें, अगर कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनर से बचना है, तो हम लोग T2 माइनस T1 कर सकते हैं। मतलब वही करना चाहिए, तब ज्यादा सेफ रहेंगे। तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से कॉपी कर लीजिए ये सब कुछ। तो एक कॉमन बात हम लोगों ने सीखी, चाहे हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो ऐसा, चाहे ऐसा सीढ़ियों जैसा हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, या ऐसा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो, हर केस में एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि इवन आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का भी हो, तो भी 2 टाइम इंटरवल T1 T2 आप ले लें, तो इसके अंदर जो एरिया होगा वो भी आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। चाहे जिस भी शेप का आप कर्व बना लीजिए, बदलता रहता हो, मतलब कभी कर्व हो, फिर स्ट्रेट लाइन हो, फिर स्ट्रेट लाइन हो, फिर कर्व हो, चाहे जैसा हो, किसी भी ऑड शेप का हो जाए, बस अगर आप उसमें 2 टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं, तो उसके अंदर जो भी एरिया कवर अप होगा वो आपको क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया अंडर द कर्व of the graph plotted between velocity and time will give you displacement। ये बात अच्छे से लिख लीजिए। अब फिर से उसी टाइम वेलोसिटी ग्राफ में आए, और इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है T1, U, और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट है T2, V। हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन को हम नाम दे देते हैं m, है ना? स्लोप वैसे भी m से डिनोट होता है। तो यहाँ पे v माइनस यू डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 ऐसे कर सकते हैं। और अब हम लोग इस बार इस T2 माइनस T1 को डेल्टा T ना कह के केवल T कहें। ठीक है, तो इससे थोड़ा फायदा होगा। और केवल T अगर कहें तो एक तरीके से आपको ये समझ में आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्लोप हमारा जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर हो गया, एक्सेलरेशन a के बराबर हो गया। और अगर हम शुरू से ही यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन को a मान लेते, तो ये ऐसे a चलता रहता। ऐसा भी आप कर सकते हैं, चलिए वही कर लेते हैं। यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, लेट द स्लोप इज a। वैसे a है तो ये बड़ा अजीब बात हो जाती है कि आपने a कैसे मान लिया, बट चलो अब तो रिजल्ट पता ही है इसलिए हमने मान लिया। अब आप इसे 80 कर दीजिए, v माइनस यू हो गया। तो यहां से आपने v इज इक्वल टू यू प्लस 80 डिराइव कर लिया। तो चाहे तो आप ये डिराइव करिए कि स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तब भी यही चलेगा। और चाहे आपसे बोला जाए डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय दिस ग्राफ, तब
भी इसी ग्राफ से लगभग यही प्रोसीजर आप कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। अगर इसे एक्सेलरेशन प्रूव करना है तो आप m मान के चलिए और बाद में v माइनस यू। अब इधर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लिया तो m इज इक्वल टू a लिख दिया, और अगर आपको यही प्रूव करना है तो आप a लेकर ही चलिए। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं, दोनों प्रूफ अगल बगल लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। तो इधर हम लोगों ने प्रूव कर दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इधर हम लोग ने प्रूव कर दिया स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। मैंने यहाँ पे सब स्लोप 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 ही लिख दिया है ताकि m भी आपको कंफ्यूज ना करे। तो हम लोग ने सीखा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो उसका स्लोप हमें क्या दे देता है, एक्सेलरेशन दे देता है। स्लोप जो होता है वो tan थीटा के भी बराबर होता है, जहां पे थीटा क्या है, एंगल विद द एक्स एक्सिस। और ये थीटा कैसे मेजर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस से शुरू करके उस लाइन तक जाता है जो रेड लाइन स्ट्रेट लाइन है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता रहा है। अब यहां पे दो दो कारें जा रही हैं, एक काली कार है A और एक रेड कार है B। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, तो पक्का है कि tan थीटा वन विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन tan थीटा टू। तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ ब्लैक कार इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ रेड कार, है ना। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लैक कार इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ऑफ रेड कार। ठीक है, तो ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप ये देख के बता सकते हैं कि अगर इसमें बॉल लुढ़काई जाए तो तेजी से जाएगी, इसमें बॉल लुढ़काई जाए तो धीरे धीरे जाएगी। तो इसका मतलब इसका स्लोप ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, बात खत्म। अब अगर मान लीजिए ऐसा हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो ऐसे केस में आप भले मेजर ना कर पाए, यहां पे बोल देते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। वैसे भी आप जानते हैं द स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज 0। ठीक है, तो ऐसे केस में स्लोप भी 0 है, थीटा भी 0 है, tan 0 0 ही होता है भाई, है ना। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, कभी भी ऐसा ग्राफ आ जाए याद रखिएगा भाई, यहां पे लिखा क्या है इससे समझ में आता है, v वेलोसिटी लिखा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट दिया रहता तो क्या होता, तब भी वैसे एक्सेलरेशन 0 हो जाता। ठीक है, अच्छा, अब इस केस में आप मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इसका अब आप एक्सेलरेशन ग्राफ बनाइए, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक्सेलरेशन ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तक तो मैंने नहीं कराया है। तो यहां पे एक्सेलरेशन टाइम का जो ग्राफ होगा उसको आप बिल्कुल एक्स एक्सिस से चिपका देंगे, है ना, यानी कि हमेशा एक्सेलरेशन अपना क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ठीक है, और इन दोनों का मान लीजिए एक्सेलरेशन ग्राफ बनाना हो तब आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लैक इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ऑफ रेड, तो ब्लैक का एक्सेलरेशन ऊपर चल रहा है और रेड का एक्सेलरेशन नीचे चल रहा है। आई बात समझ में। तो यहां इसका भी कांस्टेंट है और इसका भी कांस्टेंट है, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। आ रही है बात समझ में बच्चों। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा वो किसी भी स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट ही होगा। यहां पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हर बार उतने ही रेट से
वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अब इसी चीज में जब कैलकुलस जोड़ेंगे तो और मजा आएगा आपको। ये आ गया समझ में बच्चों? सर ये वाले केस में भी सेम होगा ना, मतलब जो लास्ट वाला केस है नीचे। सेम क्या होगा मतलब बताइए जरा। मतलब सर थीटा 0 होगा ना? इस वाले केस में जी सर, जी सर। बेटा ये केस और ये केस एक ही है। ये यहाँ पे भी थीटा 0 होगा, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे आप थीटा 0 अगर बोल रहे हैं तो फिर तो आप स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन भी बहुत रेयरली आपसे पूछा जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं जो पिक्चर ये है वही पिक्चर ये है। दिस इज टेलिंग दैट द कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो यहां पे वही एक्सेलरेशन 0 प्लॉट कर दिया। इधर से देख के भी आप बोल सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। और यहां से आप बोलेंगे वेल एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। आ रही है बात समझ में? तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। हाँ सर, समझ में आ गया है ना? अब अगर इसका मान लो इसका बना लिया है ऐसा है तो इसका तो आप अपने आप ही गेस कर सकते हैं। यहां चलो भाई एक्सेलरेशन ग्राफ आप बना रहे हो तो इसमें एक ही लाइन है, तो एक लाइन को कहीं भी अपना बना दो बीच में। ठीक है, एक्सेलरेशन बस पॉजिटिव है। आ गई बात समझ में? हाँ सर। अभी तक तो हम लोग जितनी भी स्लोप पढ़ रहे थे वो पॉजिटिव थी, है ना? तो पॉजिटिव स्लोप है तो एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेटर देन 0 है। भाई m ग्रेटर देन 0, स्लोप और एक्सेलरेशन में कोई फर्क ही नहीं है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप निकाल लिए मतलब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। और यहां पे एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है, यानी कि यहां पे रिटार्डेशन है। अब जब इसका मान लो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? अपना ऐसे एक लाइन खींच देंगे। ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहां पे लिख दो भाई AT। फिर यहां पे अगर इसका AT निकालना चाहते हैं तो हमें फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई काम ही नहीं है। यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो गया? रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन ऐसा बनाइए, ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन ऐसा बनाइए। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हाँ भाई वेलोसिटी अगर बदल ही नहीं रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो आप कैसा बनाएंगे? बिल्कुल इससे चिपका हुआ, है ना? क्योंकि इसका स्लोप 0 है। और मजेदार चीज बताऊंगा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है तो आप ऐसा बना रहे हैं एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है यानी नेगेटिव वेलोसिटी है, लगातार बंदा अपने घर लौट रहा है उल्टी डायरेक्शन में, नेगेटिव वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं होता है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि जो भी आपने डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है उसके उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। और जब इसमें कोई फर्क नहीं है, केवल डायरेक्शन का फर्क है, तो फिर इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? इसका भी स्लोप तो 0 होगा। तो ऐसे वाले के लिए आप जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए। स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0। स्लोप 0, एक्सेलरेशन फिर से 0। समझ गए? यस सर। तो अब जैसे बच्चों यहां पर आपको वेलोसिटी इस तरह दी गई है कि ये काफी खड़ा ग्राफ है लेकिन फिर भी 90 डिग्री से कम है।
थीटा इज लाइक 89.999999 डिग्री, ठीक है, यानी थीटा इज टेंडिंग टू 90 डिग्री। तो इसका एक्सेलरेशन ग्राफ अगर आपको बनाना होगा तो वो जो होगा वो एक्स एक्सिस से बहुत ऊपर होगा, बहुत ऊपर होगा। तो बहुत ऊपर तो हम लोग बना नहीं पाएंगे, हम लोग यहां पे इसका नाम दे देंगे ए नॉट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन विल बिकम ए नॉट वेयर ए नॉट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये बोलना पड़ेगा आपको। ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं tan 90 डिग्री इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है, लेकिन tan थीटा वेयर, अब थोड़ा लिमिट वाली बात मैं लिखे दे रहा हूं, वेयर थीटा इज टेंडिंग टू 90 डिग्री, तब ये इंफिनिटी हो जाता है। तो आप डरिए नहीं अगर आपको लिमिट नहीं आती है इस पॉइंट पे, कि अगर 90 डिग्री की जगह 89.999999 डिग्री होता है तो उस चीज को ऐसे लिखते हैं कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री एंड tan ऑफ दैट एंगल विल बी इंफिनिटी। तो इस तरह से आप इस चीज को सबमिट कर सकते हैं। अब इसी से छोटे सवाल ले लेते हैं, जैसा मान लीजिए कि आपने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लिया, ऐसा कैसा, बस मस्त बिल्कुल, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। किसी ने बोला भैया इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना दो, आप बोले अच्छा अभी बना देते हैं। एक्सेलरेशन टाइम, और ये ऐसे बना दिया आपने, और यहां पे वैल्यू रख दी ए नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर सब कुछ एसआई में काम हो रहा है तो। फिर किसी ने बोला अच्छा बहुत तेज बन रहे हो तुम, एक और सवाल लो, इस बार एंगल थोड़ा ज्यादा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, टाइम और वेलोसिटी। फिर आपने बोला अच्छा तेज तो हम ही हैं, एक्सेलरेशन टाइम, और आपने इस बार थोड़ा मतलब ये गैप 1 के बराबर तो थोड़ा ज्यादा गैप ले लेना। फिर बोल दिया ए नॉट इज इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। का है भैया tan 45 डिग्री 1 होता है इसलिए, tan 60 डिग्री √3 होता है इसलिए, tan 90 डिग्री टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है इसलिए। अब बात आपको समझ में आ गई? यस सर। इस बार जो है वेलोसिटी हमारी लीनियरली नहीं इंक्रीज हो रही, एक कर्व में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब आप आराम से बता सकते हैं कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए और वेलोसिटी एट पॉइंट बी में कौन सी ज्यादा है, कौन सी बड़ी है, बताइए। अरे वेलोसिटी एट पॉइंट बी, हाँ एट बी बड़ी है ना। और आप अगर यहां पे टेंजेंट लेते हैं इस पॉइंट पे, याद करिए एक बार टेंजेंट और ले चुके हैं, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट लेते हैं तो आप क्या कह रहे हैं, स्लोप एट पॉइंट ए, ठीक है, स्लोप एट पॉइंट ए। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये है एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए। तो एक्स उसी तरह स्लोप एट पॉइंट बी, यहां पे जो टेंजेंट है वो ज्यादा खड़ा है ना। तो आप ये बोल सकते हैं एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए इज लेस देन द एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी, ठीक है। तो एक्स यहां पे एक्सेलरेशन निकाला, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। यहां पे एक्सेलरेशन निकाला, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। लेकिन एक बंदे ने क्या किया, बोला नहीं नहीं हम थोड़ा कुछ अलग करेंगे। क्या अलग करेंगे, हम ए और बी को ही आपस में जोड़ देंगे और
उस स्ट्रेट लाइन ए बी का एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या देगा, मैंने क्या बोला, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींच लें तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच लें तो वो भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। लेकिन अब ये वाली स्ट्रेट लाइन ए बी जो है वो क्या है, वो एक सीकेंट है कि नहीं, ये सीकेंट है और ये दोनों टेंजेंट है। टेंजेंट तो खूब सारे बन सकते हैं, पॉइंट ए से बी तक पूरी यात्रा में जितनी आप पॉइंट ले लेंगे उतने टेंजेंट मिल जाएंगे आपको। लेकिन ए से बी तक अगर दोनों लाइनों को आप दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं एक ही लाइन से, तो वो यूनिक लाइन बनेगी, अज्यूमिंग ए और बी फिक्स्ड है। अगर ए और बी फिक्स्ड है तो एक ही सीकेंट बनेगा, लेकिन इस पूरी यात्रा में इनफाइनाइट टेंजेंट मिलेंगे, और वो इनफाइनाइट टेंजेंट इनफाइनाइट पॉइंट्स में आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देते जाएंगे। लेकिन ये सीकेंट आपको क्या देगा, ये देगा आपको स्लोप ऑफ लाइन ए बी, कर्व नहीं। ये सीकेंट क्या होगा, इस सीकेंट का स्लोप आप निकालोगे तो वो स्लोप ऑफ लाइन ए बी देगा, और वो देगा आपको एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो इस सीकेंट का जो स्लोप होगा वो एवरेज एक्सेलरेशन देगा, और जितने भी टेंजेंट बनेंगे उसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point between A to B, from A to B, है ना, अंग्रेजी में गलती हो जाएगी फिर, वो क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बस समझ गए हम लोग बात को, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बढ़िया चीज है ये, जब इस पे सवाल होगा तो काफी आनंद आएगा आपको। अब इसी चीज को दूसरे फैंसी तरीके से बोला जा सकता है, ए एवरेज, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहां पे डेल्टा वी काफी बड़ा है और डेल्टा टी भी काफी बड़ा है, तभी तो सीकेंट बन पा रहा है वहां पे। ठीक है, इसको हमने मतलब मैथमेटिकली लिख लिया। अब अगर क्या हो कि हम इन दो पॉइंट को बिल्कुल पास में ले आए कि ए और बी में कोई अंतर ही ना रह जाए, तो फिर वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, वो एक क्षण के बराबर हो जाएगा, एक मोमेंट के बराबर हो जाएगा, है ना। चलो मोमेंट बनाते हैं वैसी चीज। तो ये एक अकेला मोमेंट हो जाएगा, तो उस केस में डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो अगर आप ये बोलें डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, अभी लिमिट लिमिट देख के थोड़ा आपका दिमाग खराब होता होगा, मैं समझ सकता हूं। तो ये डीवी बाई डी टी होता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डीवी बाई डी टी। और आपको बता दूं बच्चों, किसी भी तरह का कर्व हो, आप उसका डीवी बाई डी टी अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, मतलब किसी भी तरह का वेलोसिटी कर्व हो, अगर आप उसका डीवी बाई डी टी निकाल लेते हैं, तो डीवी बाई डी टी भी टाइम पे डिपेंडेंट होगा। तो किसी भी टाइम की वैल्यू आप डालते जाते हैं वहां पे, तो आपको उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मिलता जाता है। अब ये बात आपको हजम नहीं हुई होगी, आप अब हजम करिए। जैसे मान लीजिए एक हम लोगों ने ग्राफ बना लिया, v इज इक्वल टू 2t प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है, डरने का नहीं। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, डीवी बाई डी टी निकाल लिया, ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया 2,
टी खत्म हो गया ना, 4t और मल्टीप्लाइड बाई 2। अरे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2t, तो ये हो गया 2 प्लस 8t। तो 2 प्लस 8t क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब कोई बोला कि व्हाट वाज द एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो अपन बोल देंगे 0 यहां पे डाल दो, बचा केवल 2, तो बोले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई बोले t इज इक्वल टू 10 पे कितना होगा, तो t को 10 रख दिया यहां पे, 8 धाम 80 और 2 82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि आपको अगर वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन दी थी, फटाफट डिफरेंशिएट किया, आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद आपने कह दिया कि भैया हमें यहां पे सारा मामला समझ में आ रहा। अब दूसरी तरीका, मान लो कि कोई इसमें 2 पॉइंट दे देता आपको, ठीक है, t1 इज इक्वल टू 4 सेकेंड और t2 इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूं। तो इस पे वेलोसिटी कितनी आ जाती, 4 डालो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, चौको 64, समझ रहे हो कि नहीं। तो 64 प्लस 8 कितना हो गया, 72 हो गई वेलोसिटी। और फिर यहां पे 6 डालो, 6 दूनी 12, 6 6 36 इंटू 4 144, 144 प्लस 12 कितना हो गया 156। ठीक, अब हम लोग सीकेंट बाजी करने लगे यहां पे। तो सीकेंट बाजी करने लगे तो एवरेज एक्सेलरेशन वहां पे निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, 156 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4। अब कर लो यार, ये जो भी आता है भाई, चलो मैं ही कर ले, 6 में 2 गया 4 और 15 में 7 गया 8, 84 में डिवाइडेड बाय 2 हो गया 42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन की आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए आपने ये किया। देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट नहीं करना होगा, आपको दोनों कोऑर्डिनेट दिए होंगे या आपको टाइम दिया होगा, कुछ तो दिया होगा। ठीक है, टाइम दिया होगा तो आप वेलोसिटीज निकाल लेंगे। उल्टा भी हो सकता है कि आपको वेलोसिटीज दिया हो तो आप टाइम निकालने पड़ेंगे, आपको दोनों कोऑर्डिनेट पता हो जाएंगे, आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये करना आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो हो गया, आया समझ में। अब 2 ग्राफ आपको दिए गए हैं, दोनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आप ये स्केल लीजिए, स्केल अपने आप में क्या फंक्शन करेगा, टेंजेंट की तरह। तो इधर देखिए, टेंजेंट अगर बिल्कुल शुरुआत में करें तो लगभग 0 जैसा है, और जैसे जैसे आप इस पे जाते जा रहे हैं तो टेंजेंट जो है अपनी स्लोप बढ़ाता जा रहा है। चलिए हम लोग 3 पॉइंट्स पे बना देते हैं। ब्लैक कलर से टेंजेंट बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। एक बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया, एक कहीं बीच में बना दिया और एक शुरुआत में बना दिया। तो ये तो एक्स एक्सिस जैसा ही लग रहा है। वही काम यहां पे किया है। अब ये एक टेंजेंट यहां बना दिया, एक टेंजेंट यहां बना दिया और एक यहां बना दिया। टेंजेंट क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। टेंजेंट की स्लोप एक्सेलरेशन बताती है। तो यहां पे स्लोप 0 है, स्लोप बढ़ गई, स्लोप और ज्यादा बढ़ गई, तो इस केस में एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग।
इस केस में एक्सेलरेशन स्लोप काफी ज्यादा है, कम हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई, इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। अब अगर हमसे कहे कोई कि भाई तुम इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ही बना दो, है? तो इस केस में आप बोलेंगे अच्छा पहले जीरो था एक्सेलरेशन, जीरो बना दिया, फिर एक्सेलरेशन थोड़ा बढ़ा और फिर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हमारी जो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ सकता है, जरूरी नहीं है। एक्सेलरेशन ऐसा भी हो सकता है, बट अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है तो यहां पे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। क्यों? इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसा आता है कि नहीं आता है, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t, 2 कांस्टेंट है उसको हटा दिया तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए v इज इक्वल टू 10t स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 2t, a इज इक्वल टू हो जाएगा 20t। ठीक है, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। समझ गए? तो अगर टाइम डिपेंडेंट है तो स्ट्रेट लाइन बोलना सही नहीं है, और अगर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, केवल ऐसा है ना, अगर केवल t ही है तो फिर ऐसा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, है ना। खैर उस पे उतना जाने की जरूरत नहीं है, आप इस ग्राफ से समझिए कि एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, अपन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग में स्ट्रेट लाइन को चुन सकते हैं, हमेशा सही होगा ये नहीं कह रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे क्या होगा, यहां पे इंपॉर्टेंट है कि हायर वैल्यू से शुरू किए और फिर जीरो तक आ गए, है ना, मतलब और आगे कर देंगे तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है जीरो, इसलिए इसको हम लोग ऐसे बना दिए। ठीक है, यहां पे हायर वैल्यू एक्सेलरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे इंटरमीडिएरी वैल्यू ये वाले टेंजेंट की स्लोप, और यहाँ पे जीरो स्लोप, ये सीधे टेंजेंट। ठीक है, इसे भी कॉपी कर लीजिए।